अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखना है मौर्य काल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के बाद हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हमें देखना है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में ही मजा आ जाए और आपका आगे का जो भी सेशन रहेगा उसमें भी आपको मजा आता रहे। तो ये बिंदुसार के लिए एक स्टोरी ये है कि माना इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, तो उसके पीछे एक स्टोरी ये मानी जाती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। लेकिन इससे पहले कौन सा वंश चल रहा था? इस टाइम में चल रहा था नंद वंश। तो नंद वंश में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चाणक्य को अपमानित किया था, और चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस वंश को समाप्त करके बड़ा वंश क्रिएट करूंगा। तो माना जाता था कि चंद्रगुप्त को ना बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। वो इसलिए कि आपको पता था कि विषकन्या जैसी पहले बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चलती थी, विषकन्या वगैरह। तो चंद्रगुप्त को इसलिए जहर दिया जाता था ताकि कभी भी बड़े होकर मतलब उन पर जहर का असर ना पड़े विषकन्या का। क्योंकि विषकन्या भी ऐसे बनाई जाती थी कि उनको बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, जिससे उन पर किसी भी तरीके का जहर का असर नहीं होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी इसी तरीके से धीरे धीरे जहर दिया जाता था। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उनसे कहा गया था कि तुम अपनी वाइफ के साथ भोजन मत करना, अदरवाइज फिर सॉरी किसी के साथ भी भोजन मत करना, अदरवाइज उनको भी वो जहर फैल सकता है। बट जिस टाइम में इनकी वाइफ चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम में ये इनके साथ भोजन कर लेते हैं। और भोजन करने के कारण क्या होता है, इनकी वाइफ की तो मृत्यु हो जाती है, बट ऑपरेशन करके कैसे भी बच्चे को निकाल लिया जाता है, तो मतलब पैदा हो जाते। तो उस टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो उनके मुंह पे फेस में बहुत ज्यादा डॉट डॉट होते हैं, बिल्कुल बिंदु बिंदु। तो तब जाके नाम पड़ जाता है बिंदुसार, क्योंकि जहर का असर थोड़ा बहुत बच्चे में हो जाता है, वो पूरे फेस में डॉट डॉट बन जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है, ये कितनी सच है या नहीं है ये तो नहीं पता, बस एक स्टोरी ये बताई गई थी तो मैंने आपको भी बता दी। तो सबसे पहले बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है, ठीक है ना? तो लिखना कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। अच्छा, इनका टाइम पीरियड लिखना, तो इनका टाइम पीरियड है 298 ईस्वी से लेकर 273 ईस्वी पूर्व। अभी हम लोग ईस्वी पूर्व वाले सन में ही चल रहे हैं, ठीक है ना? तो 298 से 273 तक इनका ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनकी माता का नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है। इनकी माता का नाम क्या था जिनकी जहर के कारण मृत्यु हो गई थी? तो माता का नाम था दुर्धरा। अच्छा, ये जो दुर्धरा नाम है, ये दुर्धरा नाम भी उसी के अनुसार पड़ा कि मतलब इनको जहर लग गया था, तो दुर्धरा इनका नाम पड़ा था, माता का नाम दुर्धरा। अच्छा, वो जो बिंदुसार है इन्हें जाना जाता है इनके अन्य नामों के कारण। बिंदुसार तो मैंने आपको बताया कैसे नाम पड़ा, लेकिन इनके अन्य नाम भी है। कुछ पुराणों में कहा गया है, कुछ जैन साहित्य में, तो अलग अलग साहित्य में पुराणों में इनको नाम दिए गए, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इनके अन्य नाम करके हेडिंग डालिएगा, अन्य नाम। तो वायु पुराण में इन्हें कहा जाता है, वायु पुराण में मद्रसार। मद्रसार वायु पुराण में। जैन साहित्य में कहा जाता है सिंहसेन। सिंहसेन मतलब कि जो सिंह, शेर पर विजय प्राप्त करे, सिंहसेन। महाभाष्य में कहा जाता है अमित्र घात। महाभाष्य क्या है, मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहते हैं, तो उनकी एक फेमस बुक थी महाभाष्य। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, जो कि अष्टाध्यायी में टीका थी। अष्टाध्यायी एक बुक है जो कि उस पर टीका लिखी गई थी, महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखी है? जिसने अभी तक नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा, पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। और महाभाष्य क्या है? ये अष्टाध्यायी में टीका है, अष्टाध्यायी में लिखी गई टीका, अष्टाध्यायी में लिखी टीका है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि महाभाष्य में अमित्र घात का है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषा में एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस नाम से पुकारते हैं ना, तो उसी तरीके से बिंदुसार को भी ग्रीक भाषा में नाम दिया गया है, क्या? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स ग्रीक भाषा में। तो ग्रीक साहित्य में यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रीक में क्या नाम है? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। वायु पुराण में मद्रसा, वायु पुराण में मद्रसा।
जैन साहित्य में सिंहसेन, जैन साहित्य में सिंहसेन। महाभाष्य में अमित्रघात, महाभाष्य में अमित्रघात मतलब जिसको किसी भी प्रकार से घाता ना, जैसे कि घातक ना हो, तो अमित्रघात। और ग्रीक में अमित्रोचेट्स। तो ग्रीक भाषा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पिता को भी ग्रीक भाषा में नाम दिया गया है, तो इनका नाम भी रखना है अमित्रोचेट्स, ठीक है ना, ग्रीक भाषा में अमित्रोचेट्स। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अच्छा, अब एक तो सवाल यहाँ से बनता है अन्य नाम से, एक सवाल यहाँ बनता है कि बिंदुसार के समकालीन शासक कौन थे। क्योंकि इस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जैसे सेल्यूकस के और चंद्रगुप्त मौर्य एक दूसरे के समकालीन थे, उस टाइम पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारत में कोई ना कोई राज्य व्यवस्था चल रही है, पूरा विश्व बिल्कुल खाली बैठा पड़ा है। हर जगह कोई ना कोई व्यवस्था चल रही है, हर जगह कोई ना कोई वंश, कोई ना कोई साम्राज्य की स्थापना हो रही। तो कुछ ऐसे राजाओं के नाम पूछे जाते हैं जो भारत के राजाओं के समकालीन हो। तो खासकर बिंदुसार से यहाँ से सवाल बनता है कि बिंदुसार के समकालीन उस टाइम में कौन सा शासक था। तो उस टाइम में मिस्र के एक शासक का नाम आता है, तो जो कि बिंदुसार का समकालीन था। तो लिखिएगा मिस्र का शासक, मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड। कौन है? टॉलमी सेकंड। ये कौन है? ये बिंदुसार का समकालीन है। तो लिखिएगा टॉलमी सेकंड बिंदुसार का क्या है? समकालीन। आप पूरा पूरा लिखिएगा कि टॉलमी सेकंड जो कि कहाँ का शासक है? मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड बिंदुसार का समकालीन है। और जो इनका राजदूत है वो कौन है? राजदूत का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना, क्योंकि जो इनका राजदूत है ना वो बिंदुसार के दरबार में आया हुआ है, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये इसका पूरा नाम है टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि कोई भरोसा नहीं पूरा नाम देगा। तो टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फिया इसका पूरा नाम है। तो इसके राजदूत का नाम क्या है जो कि दरबार में आया था? इसलिए ये नाम याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से शासकों के राजदूत आए, या फिर उस राजदूत का नाम क्या है, या फिर ये जो राजदूत आया वो किस शासक का राजदूत था, कौन से साम्राज्य से था। तो ये चीजें याद रखनी। तो राजदूत का नाम लिखिएगा डायनोसियस, ठीक है। डायनासोर या डायनासोरस मत लिख देना, डायनोसियस। डायनोसियस किसका राजदूत है? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये डायनोसियस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। और ये किसका समकालीन है? बिंदुसार। तो सीधी सी बात है, बिंदुसार और जो मिस्र का शासक है टॉलमी फिलाडेल्फस, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन है। तो इसका जो राजदूत है डायनोसियस, ये कहाँ के दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में, यानी कि भारत आया था। तो पहला इनका यह नाम याद रखना है। अब सेकंड दूसरे शासक का नाम रखना है, जिनका जो है सीरिया के शासक, क्योंकि इनका भी राजदूत भारत में आया था। सीरिया का शासक, इनका नाम है एंटीयोकस। एंटीयोकस, एंटीयोकस। और राजदूत जो कि दरबार में आए थे वो कौन है? राजदूत, ये डायनोसियस है। देखो राजदूतों का नाम बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन किसका है। इनका डायनोसियस है, इनका डाइमेकस है, तो याद करने में भी इजी रहेगा दोनों के राजदूत। डाइमेकस, कस, ठीक है ना। तो डायनोसियस और डाइमिकस, सीरिया के शासक एंटीटोकस का राजदूत डाइमिकस। अब ये सीरिया के शासक के बारे में एक बात ये है कि बिंदुसार, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको सीरिया के शासक को, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे सवाल बनता है। पत्र व्यवहार मतलब कि एक दूसरे से जो बातें की थी वो। अब क्या हुआ था, जो बिंदुसार है, बिंदुसार पत्र व्यवहार मतलब ये पत्र भेजता है सीरिया के शासक को, और उनसे 3 चीजों की मांग करता है। ये सवाल में पूछा जाता है कि वो कौन सी 3 चीज है। तो एक तो ये मांग करते हैं सूखी अंजीर, मतलब जो अंजीर आपने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी सर्च कर लेना, बहुत ज्यादा एक ड्राई फ्रूट होता है और बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है। तो सूखी अंजीर, और उसके अलावा शराब, और एक दार्शनिक। दार्शनिक मतलब कि जिसको ज्ञान होता है बहुत सा। तो ये इन 3 चीजों की मांग करते हैं। तो ये पूछा जाता है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ किस किस चीज की मांग करता है। एक तो ये, अच्छा मांग कौन कर रहा है? बिंदुसार। किससे मांग कर रहा है? एंटीयोकस से। चलो आप ऐसा लिखो कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक को पत्र लिखकर, आप पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक को पत्र लिखकर, सीरिया के शासक को पत्र लिखकर 3 चीजें मंगवाई, 3 चीजें मंगाई। बिंदुसार ने सीरिया के शासक को पत्र लिखकर 3 चीजें मंगवाई। तो वो कौन कौन सी है? पहले लिखना सूखी अंजीर,
सेकंड है शराब, और थर्ड है दार्शनिक। अच्छा, इसमें से उसने दो मांगे तो मान ली थी, दो मांगे मान ली थी, लेकिन एक मांग से मानने से इनकार कर दिया था, वो था दार्शनिक। उन्होंने कहा कि हमारे साम्राज्य में दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता, क्योंकि अब उसने ये दोनों चीजें मंगाई, तो सीधी पे सी बात है कि उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा देगा या एज अ तोहफे के रूप में दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं करते। क्रय विक्रय मतलब कि खरीद फरोख्त नहीं करते, हम उनको बेचते नहीं है। तो उन्होंने दार्शनिक के लिए मना कर दिया। तो ये लिखिएगा कि दार्शनिक देने से मना कर दिया, दार्शनिक देने से मना कर दिया, जबकि अन्य दो मांगे मान ली गई, ठीक है ना। ये दोनों मांग ली गई और इसको देने से मना कर दिया था। तो ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक दो पॉइंट और आपको बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिंदुसार ने कौन सा धर्म का अनुयायी था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था। तो लिखिएगा बिंदुसार ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से किसी एक ही धर्म को मानता था, बट ये किस धर्म से ज्यादा कनेक्टेड था, ज्यादा जुड़ा था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। लिखा आपने इतना। अच्छा, आजीवक संप्रदाय क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। आजीवक संप्रदाय ना ये किसी भी तरीके से कोई भगवान की पूजा करने वाला संप्रदाय नहीं था, कोई भी देवी देवता या मतलब किसी भी तरीके से गॉड को नहीं मानता था। ये संप्रदाय का मानना था कि जो भी होता है हमारी नियति में लिखने के अनुसार होता है। कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो वो हमारी नियति में लिखा है। हम क्या कर रहे हैं उससे नहीं होता है। यानी कि अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो वो हमारे वजह से नहीं हो रहा है, वो बल्कि हमारी नियति में ऐसा लिखा था कि हम गलत करेंगे और बदले में हमें पाप का या फिर हमें जो भी सजा मिलेगी वो होगा। तो मतलब इनका मानना था जो भी होता है नियति के आधार पर तय होता है, मानवीय प्रयास से कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा नियति को मानते थे कि अगर इनको खाना मिला तो नियति है, खाना नहीं मिला तो नियति है। तो मतलब ये हर चीज को मानते थे कि पहले से हमारी नियति फिक्स है कि हमें खाना मिलेगा, हम कैसे रहेंगे, हम किस तरीके का व्यवहार करेंगे। तो ये इन चीजों को मानने वाला संप्रदाय था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो आपको बिंदुसार के बारे में, अच्छा दो पॉइंट और है, एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा। पहले चलिए, पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो दिखाती हूँ कि जो ये बिंदुसार है के काल में ना तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला कौन सा क्षेत्र है? तक्षशिला वर्तमान के पंजाब वाले क्षेत्र में, लेकिन उस टाइम पे अखंड भारत था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अलग अलग बटा हुआ है। तो ये वाला क्षेत्र था। और मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य है, मैंने आपको बताया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ युद्ध किया था और युद्ध में वो जीत गया था। तो उसके बाद उसको कंधार, काबुल, बलूचिस्तान ये वाले इलाके मिले थे। और ये इलाके कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान। तो मौर्य काल जो है ये जो पूरा है, पूरा लगभग लगभग बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो आप अगर मौर्य काल की बात करें तो लगभग इतने क्षेत्रों में तक का मौर्य काल फैला था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त ने आखिरी समय में क्या कर रही थी, संलेखना कर ली थी। संलेखना की वजह से अपना जो कि है शरीर को त्याग दिया। तो ये वाला क्षेत्र भी इन्हीं के अधीन था। तो इस टाइम पर को क्या हुआ था ना कि जैसे वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं, उसी तरह इतने बड़े भारत को संभालने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बंटवारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही राजा हर जगह तो नजर नहीं रख सकता है। तो इस टाइम में क्या करा था कि कुछ प्रांत बांट गए थे। प्रांत वर्तमान के राज्य के अनुसार आप समझ सकते हैं। बिंदुसार के समय में 4 प्रांत होते थे, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, मध्य प्रांत, मतलब इन दोनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं, उज्जैन और प्राची। ये 4 प्रांत होते थे। पांचवा प्रांत जो है बाद में अशोक कलिंग को जोड़ते जब वो कलिंग की विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस टाइम में तक्षशिला जो प्रांत था, मतलब तक्षशिला प्रांत नहीं था, तक्षशिला उत्तरी पथ की राजधानी थी तक्षशिला। तो इस क्षेत्र में ना क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। अच्छा, अब एक जो ये मैंने आपको प्रांत बताए, इन प्रांतों में ना गवर्नर रखे जाते थे, जैसे वर्तमान में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। तो उस टाइम में सबसे ज्यादा शक्ति दी जाती थी गवर्नर को। अब जो ये गवर्नर है ये कौन होता था? ये बेसिकली राजकुमार ही होते थे। यानी कि जो राजा है, राजा के पुत्र ही गवर्नर के रूप में कार्य किया करते थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इस टाइम में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो यहाँ का गवर्नर कौन था? और उस टाइम में अशोक कहाँ का गवर्नर था? क्योंकि अशोक भी तो बिंदुसार का ही पुत्र है। इसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, वो राजकुमार है तो उसे भी कहीं ना कहीं का प्रांत दिया गया हो, तो उन्हें कहाँ का प्रांत दिया ये भी देखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा, बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ।
और जिस टाइम में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इस टाइम पर जो यहाँ का गवर्नर था ये था अशोक का बड़ा भाई। अभी नाम तो ध्यान नहीं, तो अशोक का बड़ा भाई यहाँ के गवर्नर था, ये नहीं पूछा जाता है। इस टाइम पर ये पूछा जाता है कि एक तो ये किसके काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ अशोक कहाँ के गवर्नर थे। तो लिखिएगा, इस समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है ना, अशोक को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, इस टाइम में उज्जैन के गवर्नर थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हम गलत लगा के आते हैं कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक को हम महान राजा के रूप में मानते हैं, और अशोक जो तक्षशिला का विद्रोह से दबा दिया गया था तो माना जाता है कि ऑप्शन में दे देगा वो अशोक, और हम लोग क्या सोचेगा अशोक तो महान शासक था तो वो पहले से महान शासक होंगे, तो उनको तक्षशिला का गवर्नर बनाया होगा, तो अशोक ने ही करा होगा। क्योंकि हम लोग देखो सीधी सी बात है, किसी का नाम ज्यादा ध्यान नहीं रखता है, लेकिन कुछ कुछ मेन राजाओं के हमें नाम ध्यान रहते हैं, तो हम डायरेक्ट अशोक लगा के आ सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक इस टेम्पर को उज्जैन के गवर्नर थे, तक्षशिला के गवर्नर नहीं थे। बेसिकली लोगों के दिमाग में यही आता है कि वो तक्षशिला के थे, तक्षशिला के नहीं उज्जैन के गवर्नर थे। तो ये चीज का याद आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तक्षशिला विद्रोह के समय में अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो 4 प्रांत है एक बार मैं आपको बता दूं, मैं अशोक के टाइम पर और अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला था उत्तरी प्रांत, या इसको उत्तरापथ कहा जाता था, मतलब उत्तरी क्षेत्र का रास्ता। तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जहां विद्रोह हुआ था तक्षशिला। एक थी दक्षिणापथ, इसकी थी सुवर्णगिरी, ये वाली थी अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन, जहां पर को जो किसका गवर्नर था, जहां पर अशोक गवर्नर था। ठीक है, उज्जैन। और यहाँ पर एक और थी जो कि है प्राची, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और बाद में अशोक के टाइम पर यहाँ पर एक और विजय होती है जो होती है कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये भी आप अभी लिखना चाहे तो अभी लिख लो, या मैं बाद में भी लिखवाऊंगी ही, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यह तो हम बिंदुसार को कंप्लीट करते हैं। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड मौर्य वंश का शासक। अब है अशोक महान के बारे में हमें पढ़ना है, जहां से मैक्सिमम सवाल मौर्य काल में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको इन तीनों राजाओं के नाम तो याद रखने हैं सिक्वेंस वाइज, कभी कभी सिक्वेंस बैठाने के लिए भी आता है कि तो मौर्य वंश में पहला कौन था, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से आपको इनके सिक्वेंस तो याद रखना ही है। इनके जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो प्रमुख बातें मैंने लिखाई है, बिंदुसार के बारे में लिखाई है, और अशोक के बारे में जो लिखाऊंगी उनको खास तौर पे ध्यान रखना है। मैंने कुछ फालतू की चीजें नहीं लिखाई है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद हम नया देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपने रिवीजन नहीं करा और सारे राजाओं का आप एक ही साथ रिवीजन करोगे ना, तो वो खिचड़ी बन जाएगा। फिर आप कहोगे किसके काल में फिर आप सोचोगे कि किसके राजा के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, किसके काल में कौन सा कवि था, कौन से कवि ने कौन सी बुक लिखी थी, किसके काल में विद्रोह हुआ था। तो ये सब कुछ कंफ्यूज करता है। अगर आपने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया और उसको पढ़ के कंप्लीट कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो अब आप बिंदुसार के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से पढ़ाई होती है, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक साथ पढ़ने लगेंगे ना, तो फिर वो दिमाग में घूमने लग जाता है कि कौन क्या था, किसने क्या करा था। तो एक को पूरा कंप्लीट, जब आपको लगे कि हाँ कि अब मैं चंद्रगुप्त को समझ गया हूँ, उसकी सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, तब जाकर बिंदुसार के बारे में रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बेसिकली तो आपको यही करना चाहिए, जिस दिन मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका ही आपको उसी दिन रिवीजन कर लेना है। और आजकल लगभग 1 या 2 दिन बाद ही वीडियो आती है, तो 2-3 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से इसका रिवाइज करना है। और हाँ, तो इसका अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।